जयपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, रतन लाल और सुशील। रतन लाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उधर उसी का छोटा भाई सुशील बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुशील दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपना किसी तरह घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उसने बड़ी ही चालाकी से माँ बाप का सारा धन और सारी जमीन हड़प लिया और सुशील को एक छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन भी रतन लाल इतना धन पाकर भी खुश नहीं था और अब उसकी नजर अपने छोटे भाई सुशील के जमीन पर थी। वह किसी भी तरह उसके जमीन को हड़पने की फिराक में था, क्योंकि सुशील की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। सुशील उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे रमेश को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही एक दिन रामलाल सुशील के पास आता है। सुशील अपने खेत में काम कर रहा होता है। अरे सुशील, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी सी कम जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम ना भी हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुशील, तू कैसी बात कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया मैं तो समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हें जो भी पैसे चाहिए वह पैसे तुम मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गाँव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत को मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत की बदौलत ही तो मैंने मेरे बेटे रमेश को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरा घर का गुजारा मात्र यही एक खेत है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसी खेत से ही एक दिन मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही रतन लाल वहाँ से बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सका और सुशील भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रतन लाल, तुझे कैसे न कैसे करके उस सुशील से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। रतन लाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि सुशील की जमीन को कैसे लिया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे और तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरी मदद लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हो? भाई तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। सुशील ना चाहते हुए भी बड़े भाई रतन लाल की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। रतन लाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई सुशील से कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि सुशील को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उस बात से अनजान था कि उन कागजात पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुशील उस जमीन पर काम कर रहा होता है। अरे भाई चलो, आज का तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से लाए सारे पौधों को पूरे खेत में लगा दिया हूँ। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है, इन्हें मैं कल सुबह फटाफट आकर सींच दूंगा। चलो मैं भी अब घर चलता हूँ, बहुत थकान हो रही है, साथ ही साथ बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त मटर की सब्जी बनाए, फिर खाकर आराम से रात को सो जाऊंगा। चलो भाई। इतना कहकर सुशील खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।
और अगले दिन फिर सुबह सुबह सुशील अपने खेत में वापस आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे। उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला। यह तो एक बंजर जमीन है। चलो चलो, अभी भैया के पास जाता हूँ और बोलूँगा मेरा खेत मुझे वापस लौटा दीजिए। सुशील अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन को लेकर वह अपने भैया रतन लाल के घर चला जाता है। अरे भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। क्या रे सुशील, पहले तू ये बता तू किससे पूछ के अंदर आया? और तुम यह मत भूलो, तुमने इन पेपर पर अंगूठा लगाया था और इन पेपर पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है, और वो भी तुम्हारी सहमति से। हमने अपनी जमीन अदली बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो, और चल निकल यहाँ से। और दोबारा यहाँ आया तो तेरे ऊपर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सुशील का अंगूठा लगाने के कारण सुशील कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रमेश शहर से गांव अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा, मुझे माफ करना, घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अभी मैं तुम्हारा फीस नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ? घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। सुशील सारी बात अपने बेटे को बता देता है। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा आय का स्रोत अब कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आकर समस्या का हल निकालता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं आता हूँ। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण रमेश को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। घर पहुंचने के बाद सुशील रमेश को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह रतन लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करिए। रमेश सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों रात होने तक का इंतजार करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़े लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत जाकर दोनों बाप बेटे दोनों घड़ों को जगह जगह जमीन खोदकर दफना देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हो जाता है कि खेती की खुदाई के दौरान सुशील के खेत से 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सुशील की ही चर्चा हो रही होती है। अरे भाइयों, तुम लोगों ने सुना कि आज सुशील के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है? अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 घड़ी निकले हैं, वह भी सोने के सिक्कों से भरे हुए। अरे लेकिन भाइयों, वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल गया भाई? अरे नदीम भाई, खजाना ऐसे ही जगह में ही तो निकलते हैं। अब सुशील उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। उस सुशील की तो किस्मत ही चमक गई। ये सुनकर रतनलाल बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसे हो सकता है? उस बेकार सी बंजर जमीन पर सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है, वो भी 2-2? मतलब रतनलाल, उस जमीन पर और भी खजाने हो सकते हैं। इससे पहले कि वह सुशील सारे घड़े खोदकर जमीन से निकाल ले, मुझे उससे अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। रतनलाल तुरंत बौखलाते हुए सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। पर भैया, हमने तो वह जमीन आपस में अदली बदली कर ली थी ना, और अब आपकी जमीन मेरी है और मेरी जमीन आपकी, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवाया था, और अब भला आप मुझसे वह जमीन क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के पेपर। अब मुझे तुम मेरी जमीन वापस कर दो। रमेश रतनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? क्या शर्त है? अरे रमेश बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम बस मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। आपको हमारी जमीन वापस करनी होगी, और साथ ही साथ जमीन लेने के लिए आपको हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस करेंगे, और यह सब काम कागजात पर लिखित होगा। ये सुनकर रतनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे बेवकूफों को क्या पता उन सोने की सिक्कों की कीमत। बेचारे 10 लाख के पीछे पड़े हैं बेवकूफ कहीं के। मैं उन सिक्कों को बेचकर एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ, मुझे सारी शर्तें तुम्हारी मंजूर है।
मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारे कागजात पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन रतनलाल कागजात पर साइन कर देता है और साथ ही साथ सुशील को सूटकेस से भरा 10 लाख रुपए भी दे देता है। जाने के बाद रतनलाल तुरंत ही अपने नौकर गोवर्धन को अपने खेत में लेकर जाता है। सुनो गोवर्धन, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल कर दो। जी हुजूर। गोवर्धन खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर रतनलाल बहुत चिंतित होने लगता है। गोवर्धन, देखो कुछ मिला क्या? नहीं हुजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब उन दोनों बाप बेटों ने मुझे बड़ी ही चालाकी से ठग लिया। साथ ही साथ जमीन के साथ मेरे से 10 लाख रुपए भी ले लिए। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। बेचारा रतनलाल अपने आप को कोसने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ आखिर में बुरा ही होता है। बहुत पुराने समय की बात है। ढोलकपुर गांव में गजोधर का एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वो हर वक्त बीमार ही रहता था। उसकी आखिरी तमन्ना थी अपने बेटे की शादी करा दे वो। मनोज बेटा, पता नहीं ऊपर वाले का बुलावा कब आ जाए, उससे पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देख लेना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलिए आप, सब ठीक हो जाएगा। भला हम जैसे गरीब परिवार को अपनी लड़की कौन देगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, क्या गरीबों की शादी नहीं होती? मेरे पिताजी ठीक भी हो जाएंगे और जल्दी मैं शादी भी कर लूंगा। गाँव के एक पंडित जी हैं, वो तो हमारे बारे में सब जानते ही हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा परिवार जरूर होगा जो हमारे घर में अपनी बेटी दे सके। मैं शाम को चाय की टपरी पर जाऊंगा, वहां पर पंडित जी हर शाम को आते हैं, वहीं उनसे बात करके देखता हूँ। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मनोज मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपने माँ बाप को पालता था। शाम के वक्त मनोज गाँव में एक चाय की टपरी पर पहुंच गया। वहाँ पर गाँव के कुछ और लौंडे पहले से ही बैठे थे। और मनोज भाई, क्या हाल चाल? बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे चाचा, अपने मनोज भाई को जरा एक मस्त कटिंग चाय पिलाओ। हाँ, बस 2 मिनट रुको, मैं चाय बनाता हूँ। पंडित जी भी आने वाले हैं। चाचा तो रुक जाओ, जब पंडित जी आ जाएं तब हम सब एक साथ ही चाय पियेंगे। क्या बात है मनोज भाई, आज पंडित जी की याद कैसे आ गई? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है? अरे पंडित जी का तो काम ही यही है, वो कहीं ना कहीं से खोद के आपके लिए रिश्ता ले ही आएंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पंडित जी आ गए। अरे किसका रिश्ता ले आएंगे राजू? चाचा जल्दी से हमारी चाय बना दो। अरे पंडित जी, बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं। मेरे परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि मरने से पहले अपनी बहू का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ, बस सब, और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे मैं तो तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ शादी के लिए, लेकिन तू हर बार मना कर देता था। मेरे पास है एक रिश्ता, वो भी गरीब परिवार के ही है। अगर तू कहे तो बात करूँ। हाँ पंडित जी, आपको जो करना है कीजिए, मेरी तरफ से कोई भी रिश्ता पक्का ही है। आप मेरे लिए कोई बुरी लड़की तो लाएंगे नहीं, बस लड़की को मेरा परिवार पसंद होना चाहिए और मुझे कोई डिमांड नहीं है। अगले दिन ही पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिला दिया। लड़की का नाम पूनम था। पूनम का परिवार भी बहुत गरीब था। मनोज को दहेज की डिमांड नहीं थी, इसलिए उन लोगों को मनोज का रिश्ता मंजूर हो गया और दोनों की शादी हो गई। आज पूनम की पहली रसोई थी। ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हल्का खाना बनाया। मुझे कढ़ी चावल बनाना बहुत अच्छा आता है। आप लोग खाकर बताइए कैसा बना है। सभी ने पूनम के हाथ के बने कढ़ी चावल खाए और सभी को बहुत पसंद आए। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन पूनम के ससुर की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। सारे पैसे जो बचे थे सब उनके इलाज में चले गए। पूनम, कभी कभी मुझे कष्ट होता है कि मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा और इस बार की फसल भी नष्ट हो गई। जो पैसे बचे थे वो पिताजी के इलाज में चले गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। क्या बनाओगी तुम? आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। मैं भी एक गरीब परिवार की हूँ। मैंने भी बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। अभी हमारे किचन में चावल और अरहर की दाल बची हुई है। मैं दाल को पीसकर उसका बेसन बना देती हूँ। फिर कढ़ी चावल तो आप लोग को पसंद ही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहू का चेहरा देख लिया। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं ये घर अच्छा खासा बनवा सकूं और आपको इस गरीबी से बाहर निकाल सकूं। उससे पहले आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। माँ, पिताजी को समझाइए ना। मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। मनोज के पापा, आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली और आप इस दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की बात नहीं मानेंगे क्या? आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूनम भी किचन में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी सास भी किचन में आई और अपने पति के लिए काढ़ा बनाने लगी। वो रोते हुए काढ़ा बना रही थी। सासू माँ, आप रोइए मत, क्योंकि हम रोते हुए अगर खाना बनाएंगे तो सामने वाले के अंदर वैसा ही असर भी होगा। आप खुशी खुशी काढ़ा बनाइए और ससुर जी को जाकर पिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तब तक मैं जल्दी से कढ़ी चावल बना देती हूँ। बेसन बनकर तैयार हो चुका है। कुछ खाएंगे तो पिताजी ठीक हो जाएंगे, उन्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। ठीक है बहू, तूने बिल्कुल सही कहा।
पूनम ने कढ़ी चावल बनाए दिया। फिर पायल ने तुरंत ही मनोज को बुलाया और उसे सारी बात बताई। पूनम, हो सकता है भगवान तुम्हारी भक्ति से खुश हो गए हों और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये जादुई कढ़ी चावल दिया हो। सबसे पहले पिताजी को एक कढ़ी चावल खिलाते हैं, हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद सच साबित हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। मनोज ने अपने हाथों से अपने पिता को वो जादुई कढ़ी चावल खिलाए। गजोधर ने जैसे ही वो जादुई कढ़ी चावल खाए वैसे ही उसके शरीर में एक ऊर्जा दौड़ गई। वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। यहाँ तक कि गजोधर अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने भी लगा। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। मनोज बेटा, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है भगवान ने सच में हमारे लिए साधारण कढ़ी चावल को जादुई कढ़ी चावल बना दिया है। अब मैं जल्दी से ये सारी कढ़ी घर में इधर उधर छिड़क देती हूँ। हाँ, जल्दी करो पूनम। पूनम ने सारा कढ़ी चावल घर में चारों तरफ छिड़क दिया, जिससे जहाँ जहाँ पर कढ़ी की बूंद गिरी वहाँ पर सोना बनता चला गया। सब लोग बहुत हैरान हुए और खुश भी। अरे बहू, ये चमत्कार कैसे हुआ? मनोज ने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। उसके बाद मनोज ने सारा सोना इकट्ठा किया, उसे बेचकर अपना एक घर बनवाया। सोने का कुछ हिस्सा बचाकर उसने भगवान की सोने की ही मूर्ति बना दी। पूनम, आज मुझे पता चल गया कि अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ऊपर वाले की प्रार्थना करो तो वो जरूर सुन लेता है और कोई ना कोई चमत्कार जरूर करता है। ये सारा कमाल तुम्हारी जादुई कढ़ी और चावल का है। आज हमारी गरीबी खत्म हो गई और ससुर जी भी पूरी तरह से ठीक हो गए। अब इस गांव में या आसपास जितने भी गरीब और परेशान लोग होंगे उन सबकी हम मदद किया करेंगे, तभी ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। बहू, हम धन्य हो गए तुझे पाकर। उन लोगों ने बड़ा सा घर बना लिया और इस तरह अब वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने। गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते हैं। उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ के आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पर जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूरी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है, तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी, मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था।
उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से 2 गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया जहाँ उसकी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन, सच में तुम भले इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है। ये कहानी है राम किशन की। राम किशन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। राम किशन था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फायदा नहीं होता था। वो सारा दिन काम में लगे रहता था। इस बार राम किशन अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर ज्यादा बीज और खाद खरीदता है। राम किशन इस बार ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि उसे अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। इस बार मौसम से यही उम्मीद है कि ठीक से बारिश हो जाए, वरना हर बार की तरह इस साल भी फसल बर्बाद हो जाएगी। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि बारिश अच्छे से हो जाए। कुछ समय बाद उसके खेतों में उम्मीद के मुताबिक फसल उग जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कम बारिश होती है, जिसकी वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देख राम किशन दुखी हो जाता है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी फसल खरीदने में लगा दी। भगवान ही जाने अब हम आगे कैसे फसल उगाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए, हम फिर से मेहनत करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे। अब हमें सेठ भंवर लाल से मदद लेनी पड़ेगी। अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। अरे सेठ भंवर लाल बहुत चालू आदमी है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसे वसूल करता है। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। काफी देर तक सोचने के बाद राम किशन सेठ भंवर लाल के पास जाने का मन बना लेता है। अरे आओ आओ राम किशन, आज कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं मालिक, मुझे बस थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत थी, इसीलिए आपके पास चला आया। अरे बोलो बोलो राम किशन भाई, हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की मदद के लिए। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, खाद और बीज खरीदने के लिए। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ। सेठ जी, मुझे अभी 10,000 रुपए की जरूरत है, और जैसे ही मेरी फसल बिक जाएगी मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे राम किशन, पैसे लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम बस 20% ब्याज का ध्यान रखना। राम किशन लाला के इरादे समझ गया था और उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो मजबूरी में उसकी बातें सुन रहा था। फिर राम किशन लाला से पैसे लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन तभी रास्ते में उसे अपना एक दोस्त मिलता है। राम किशन भाई, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। अरे मैं तो रोज मिलता हूँ ना, पर तू बता, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे क्या बताओ राम किशन भाई, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। अगर समय पे इलाज ना हुआ तो बहुत समस्या हो जाएगी। अरे तो उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। अरे राम भैया, मुझ गरीब के पास इतना रुपया कहाँ से आएगा? अपनी तो सारी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई, इसीलिए तो आपके पास आ रहा था। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, और अगर सारे पैसे इसको दे दिए तो मेरे पास बीज और खाद खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। परंतु इसकी बेटी का इलाज भी तो ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, कुछ पैसे इसको दे देता हूँ। ये लो कुछ पैसे, जाओ और जल्दी से चुटकी को अस्पताल ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया। रामकृष्ण के पास अब थोड़े ही पैसे रह गए थे। कोई बात नहीं, अब इससे जितना भी खाद और बीज आएगा मैं उसी से ही काम चला लूँगा। रामकिशन ने बाकी बचे पैसों से बीज और खाद खरीद लिए। अगले दिन रामकृष्ण जोताई का काम शुरू कर देता है। जोताई करते करते शाम हो जाती है कि तभी उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज नजर आई। अरे ये तो कोई पुराना संदूक लगता है, इसे घर ले जाता हूँ, घर में सामान रखने के काम आएगा।
रामकिशन उसे मिट्टी से ऊपर निकाल देता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। मीरा, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे ये संदूक आप कहाँ से लाए? बहुत पुराना लग रहा है। मुझे ये संदूक खेत में काम करते हुए मिट्टी में मिला और मैंने सोचा इसे घर ले आता हूँ, कम से कम घर में सामान रखने के काम तो आएगा। अब आप ले ही आए हो तो इसे रख लेते हैं, इसमें कुछ सामान ही रख लेंगे। अगले दिन मीरा इस संदूक को साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से कपड़ा संदूक में गिर गया और फिर देखते ही देखते उसके कई कपड़े बन गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये अचानक इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? फिर मीरा सारी बात रामकिशन को बताती है और उसमें अपनी एक सोने की अंगूठी डालती है। देखते ही देखते वो भी कई अंगूठियों में बदल गई। ये देख दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा जगजीवन अपनी दोनों जवान बेटी मोहित और भानु के साथ रहता था। जगजीवन का गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहां वो तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करता था और उसे देख देख कर उसके दोनों बेटे भी वो सब सीखते। कुछ सालों बाद जगजीवन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आज तक मोहित और भानु ही वो ढाबा चला रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, इतना बेहतरीन और लाजवाब खाना मिलता है आपके यहाँ पर। सच में आप दोनों बिल्कुल अपने पिता जगजीवन काका की तरह ही खाना बनाते हो। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। मोहित और भानु दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन भानु को सब कुछ अकेले के नाम पर चाहिए होता है। जहाँ मोहित का मन एकदम पानी की तरह साफ होता है, वहीं भानु के मन में बहुत मैल और जलन होती है। कब तक मैं इस मोहित के साथ ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ बांटता रहूंगा? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, जिसके बाद ये ढाबा, घर और बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? ये सब संभव कैसे हो पाएगा? भानु अब मोहित को हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और एक दिन वो मोहित के बनाए हुए खाने में कंकड़ मिला देता है और ग्राहक वो डिश खाकर बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद उस ग्राहक की बीवी आकर मोहित को खूब मारती है। ये ले, ये भी ले, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है, तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले। लेकिन बहन जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो खाना सही से बनाया था। उल्टा मैं तो खाने को कई बार देख परख के परोसता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। भानु भैया, आप बताइए ना इन्हें। चुप रहो तुम मोहित, तुम इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ये ढाबा कितने सालों से हमारे बाबूजी ने चलाया है और अब इसकी इज्जत हमारे हाथों में है। उसी को तुम अपनी लापरवाही के चलते मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो। उस ग्राहक को तुम्ही ने तो खाना परोसा था ना, जिसमें कंकड़ थे। क्या? लेकिन भानु भैया। अरे चुप हो जा तू, वरना एक लापड़ लगाऊंगी तो 7 समुंदर पार जाकर गिरेगा। चल, अब तू इस गांव में नहीं रहेगा, निकल यहाँ से। तेरा भैया ही ये ढाबा संभालेगा अभी, क्योंकि तेरे भैया और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बहुत बारीकी से ध्यान देकर खाना बनाता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए बहन जी। मैंने कहा निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे मार मार कर लाल पीला नीला करके इस गांव से बाहर निकालूंगी, समझा तू? मोहित को ना चाहते हुए भी उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। वो दूसरे गांव जाकर रहने लगता है और बड़ी कठिनाई के साथ जीने लगता है। वहीं वो सब कुछ भानु का हो जाता है और अकेले वो सबका मालिक बनकर बहुत खुश होता है। बेचारा मोहित, मेरा छोटा भाई। अब मैं अकेले इस ढाबे को चलाऊंगा और सारा पैसा मेरा होगा, सारी तारीफ मेरी होगी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे कुछ भी किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। यहाँ भानु ये चाल चलकर बहुत खुश होता है, तो वहीं वहाँ पर मोहित के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वो जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने को आए हैं। मैं अब बिना पैसों के कैसे रहूंगा? मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही कहीं भी। मोहित बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो थक हार कर यूं ही चुप नहीं बैठता। वो फिर भी नौकरी ढूंढना जारी रखता है और कुछ दिनों बाद उसे एक कपड़ा मिल में नौकरी मिल जाती है। भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे साथ सही हुआ या गलत, अब मैं ये सब नहीं सोचने वाला। वो मेरा अतीत था और अब मैं उसे पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा और अब एक नई शुरुआत करूंगा। मोहित अब उस मिल में काम करने लगता है और महीने भर में अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। वहीं भानु भी गांव में अकेले ढाबे को चलाते हुए ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, लेकिन उसके खाने के स्वाद में वो बात नहीं होती जो कि मोहित के खाने के स्वाद में थी। इसीलिए ग्राहक उससे कहते हैं, भानु भाई, आपके हाथ के राजमा चावल से बढ़िया तो मोहित भाई के हाथ के थे। मानता हूँ कि उनसे गलती हुई और इसीलिए उन्हें गांव से निकाला गया, लेकिन वो वाकई में एक बहुत ही अच्छे आदमी थे
और खाना भी बहुत मजेदार और लाजवाब बनाते थे। उनके हाथों में एक अलग सा ही जादू था। ओ बुड़बक, अगर तुझे चुपचाप खाना खाना है तो खा, लेकिन अगर यहाँ बैठकर उस मोहित के नाम की माला जपते हुए उसके गुणगान गाने हैं तो तू यहाँ से निकल जा, मैं तुझे बोल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं खाना मुझे यहाँ का खाना। अब आपके हाथ का खाना बना काफी बेस्वाद है। रखो ये फीकी दाल और ये कच्चे पराठे अपने पास ही। हाँ। वो ग्राहक थाली वहीं रख कर चला जाता है और ये देखकर भानु को बहुत गुस्सा आता है। तेरी तो पता नहीं क्या डालता था वो मोहित अपने खाने में, जो हर कोई उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ के पुल बांधता है। नहीं, मैं भी अपने खाना बनाने के अंदाज को बदलूंगा और अच्छे से अच्छा खाना बनाऊंगा, जिसके बाद ग्राहक मेरी भी बार बार की तारीफ करेंगे। हाँ। मोहित कुछ महीनों तक उस मिल में काम करके पैसे इकट्ठा और अपना एक ढाबा खोलता है। मैंने मिल में नौकरी की ही इसीलिए थी ताकि मैं पैसे जोड़ सकूं और अपना एक ढाबा बना सकूं। बाबूजी, आप तो जानते ही हो ना, ऊपर से आप देख ही रहे हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही मैं वैसा कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस झूठे इल्जाम में फंसाया गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैं अब इस ढाबे से अपनी नई पहचान बनाऊंगा और आपके सिखाए गए सारे पदार्थों को बनाकर बेचूंगा। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा बाबूजी। मोहित का ढाबा उस गांव में चंद दिनों में ही बहुत तेजी से चल पड़ता है। ग्राहकों को उसके हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और सभी बड़े चाव से खाते हैं और भर भर के मोहित की प्रशंसा करते हैं। ओए होए होए, ओ मोहित परा, इतने स्वादिष्ट और शानदार छोले भटूरे बनाए हैं तूने कि मैनू की दस्सा तैनू। ओए तूने तो हमारा दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा। धन्यवाद मनप्रीत भाई, ये लो तुम्हारी लस्सी एकदम पंजाबी स्टाइल में बनाई है, पीकर दिन बन जाएगा। ओए सच में यार, तेरे हाथ में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, इसीलिए तू इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस बना लेता है। हाँ मनप्रीत भाई, शायद मुझे भी यही लगता है। सारी की सारी मां अन्नपूर्णा मैया की ही कृपा दृष्टि है। मोहित का ढाबा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और अब उसके ढाबे पर दिन रात ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहने लगती है। एक दिन भानु उस गांव में कुछ सामान खरीदने जाता है। तभी उसे मोहित की बढ़ती तरक्की के बारे में पता चलता है, जिससे भानु की जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये मोहित, ये इस गांव में आकर इसने अपना ढाबा खोल लिया। इसकी तो किस्मत ही चमक गई और वहाँ मैंने इसे धोखे से निकाला और मेरी किस्मत फूट गई। नहीं, मैं पीछे और मोहित आगे, ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं मोहित को आगे जाने ही नहीं दूंगा, वो मुझसे आगे जाने के लिए बना ही नहीं है। मोहित, अब तू देख कैसे मैं तेरी तरक्की के रास्ते का रोड़ा बनता हूँ। भानु अब भेष बदलकर एक बाबा बनता है और मोहित के ढाबे पर जाता है और उसे प्रसाद देता है। अरे बाबूजी आप? हाँ बेटा, ये ले प्रसाद खा, माता रानी तेरा भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बेवकूफ कहीं का, इसे तो खबर भी नहीं है कि इस प्रसाद में मैंने एक ऐसी दवाई मिलाई है जिससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और जो कार्य वो रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा मात्रा में करता है वो उस कार्य को भूल जाता है। भानु वहाँ से चला जाता है। उस मिलावटी प्रसाद का असर अब मोहित पर होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे में कचौरियाँ बनाने जाता है, तभी उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बनाए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कचौरियाँ बनाना कैसे भूल सकता हूँ? मेरे सर में अचानक ये दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मोहित धीरे धीरे अब सब कुछ भूलने लगता है और वो अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या और कैसे बनाए। इसीलिए अपने जीवन से थक हार कर वो उस गांव के तालाब के पास जाकर जान देने जाता है। लेकिन तभी वहाँ तालाब में से जल देवता बाहर निकलते हैं और वो उसे रोकते हैं। रुक जाओ, आप कौन हो और इस तालाब में से कैसे बाहर निकले आप? मैं जल देवता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये गलत होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और इस दुनिया में तुम जैसे इंसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो। लेकिन जल देवता, मैं क्या करूं? जीकर कोई फायदा नहीं मेरा, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब भूल चुका हूं जल देवता। मुझे सब बनाना आता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बना पाता। मैं ऐसे कैसे जी सकता हूं? खाना नहीं बनाऊंगा तो ढाबा कैसे चलेगा? तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये एक जादुई गरम मसाला है। इसे जब जब बर्तन में मिलाओगे और जिस पदार्थ का नाम लोगे, तब तब उस बर्तन में वो पदार्थ अपने आप तैयार हो जाएगा। क्या? सच में? हाँ, इसी के साथ मैं तुम्हें जादुई वरदान भी दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद आने के बाद भी तुम जादुई गरम मसाले का इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से कर सकोगे।
और पैसे कमाकर ऐशो आराम से जी पाओगे। मोहित जल देवता द्वारा दिए गए उस जादुई गरम मसाले का इस्तेमाल करके अब ढाबे में खाना बेचने लगता है और फिर से उसकी खूब तरक्की होने लगती है। जब ये बात भानु को पता चलती है तभी भानु फिर से मोहित के ढाबे में बाधा डालने आता है, लेकिन तभी मोहित उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने कि आप ही मेरा बुरा चाहोगे। मुझे सब पता चल गया है। मेरे पास जादुई वरदान है, उससे सब कुछ याद आ चुका है मुझे, और मैं अब समझ भी चुका हूँ कि आपने ही शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ गलत किया है। क्या? नहीं मोहित, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भैया, और मैं अब आपको सजा दिलाकर रहूंगा। मोहित भानु को पकड़कर रखता है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है जो भानु को गिरफ्तार करके ले जाती है। और फिर मोहित जादुई गरम मसाले के जरिए आराम से खाना तैयार करके लोगों को देता है और खूब नाम और पैसा कमाता एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही हैं और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊँ रूपवती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मदन काका। अच्छा रूपवती, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो रूपवती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में मदन काका से पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक हरिदास को रूपवती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब रूपवती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी तभी वहाँ कुएं का मालिक हरिदास आता है और रूपवती से कहता है, अरे रूपवती, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था रूपवती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन हरिदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता रूपवती, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर रूपवती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति सोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया भाग्यवान, यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है रूपवती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर सोहन हरिदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हरिदास काका, अरे ओ हरिदास काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे सोहन, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? हरिदास काका, मुझे रूपवती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ सोहन, यह बात सच है कि मैंने रूपवती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया हरिदास काका? देखो सोहन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है, इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है
अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन हरिदास काका, अभी तो गर्मियाँ आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सोहन। मैंने रूपवती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। सोहन हरिदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता है। फिर सोहन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? हरिदास काका ने क्या कहा? ना रूपवती, हरिदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? भाग्यवान 500 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूँगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूँ, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दे? सोहन की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। या किसी और के घर में भिक्षा मांग कर खा लूँगा। अरे रूपवती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा। भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। अगर वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ वो भोजन लेकर आओ। सोहन की पत्नी सोहन के अनुसार सोहन के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों सोहन और उसकी पत्नी रूपवती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो रूपवती, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर सोहन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। सोहन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर रूपवती से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो भाग्यवान? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।